ओपन टू ऑर्गन, ये ना द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ बनाते हैं ओपन आर्गन पाइप। ओपन आर्गन पाइप ऐसे बनाते हैं हम लोग। इसकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना आया था, 1n1 n2 n3, 1:2 2:3 4:5, यही आ रहा था ना जी। उसके बाद यहाँ पर हमने n1 की वैल्यू क्या लिखा था, v/2l। ठीक है, बोलो जी। उसके बाद जो है यहाँ ऐसे भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो n0 2n0, इसे n0 ले लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 3n0 4n0। उसके बाद था क्लोज्ड आर्गन पाइप। क्लोज्ड आर्गन पाइप में ऐसे बना था, ऐसे होता है। इसका फ्रीक्वेंसी का रेशियो अगर आप निकालोगे तो 1:3:5 इस तरीके से आ रहा था, नहीं जी। n0 3n0 5n0 ऐसे आ रहा था, है ना। तो इसमें n0 नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा था, v/4l, यही तो आ रहा था। इसी का रेशियो पूछा है। ये ओपन आर्गन पाइप है, ये क्लोज्ड आर्गन पाइप है। ये हमारा क्या है, ओपन आर्गन पाइप, और ये है हमारा क्लोज्ड आर्गन पाइप। आर्गन पाइप, ठीक है, सिंपल सी बात। ये कह रहा है इसका और इसका रेशियो, तो ये इसका रेशियो निकालना कौन ऊपर लेना है जी, द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस द ओपन आर्गन पाइप टू द क्लोज्ड आर्गन पाइप, मतलब इसको ऊपर लेना है, यही ना जी। n0 ओपन आर्गन पाइप का ऊपर लेना है और n0 क्लोज्ड आर्गन पाइप का नीचे लेना है। तो ये v/2l आएगा और ये v/4l आएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो v/2l इंटू 4l ऊपर चला जाएगा, 4l डिवाइडेड बाई v, तो ये कट जाएगा तो ये 2 आ गया, ये v से v कट गया तो 2/1, यही ना जी। तो 2:1, है ना। तो आंसर कौन सा टिक किए हो गए आप, बी ऑप्शन, यही ना। ये 23 का है, 24 में सवाल इस पे नहीं आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मणिपुर में आया था, देख रहे हो, मतलब बेसिक फंडामेंटल के सवाल आते हैं। अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे ऐसे तो आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। ये कह रहा फोर्थ ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड आर्गन पाइप इज सेम एज द थर्ड ओवरटोन ऑफ द ओपन आर्गन पाइप, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप, ठीक है, टू द ओपन आर्गन पाइप। समझे। फोर्थ ओवरटोन किसका लेना है जी, फोर्थ ओवरटोन लेना है क्लोज्ड आर्गन पाइप का। थर्ड ओवरटोन किसका लेना है, ओपन आर्गन पाइप का। तो ये जो पीछे मैं लिखा हूं इसी से ले लेते हैं। क्लोज्ड आर्गन पाइप का फोर्थ ओवरटोन लेना है, यही ना जी। फोर्थ ओवरटोन, या यहाँ पे दोबारा क्या लिखूं, यहीं से देख लो, इस क्वेश्चन से देख ले रहा हूं। यहाँ से शुरू होता है, 5 के बाद क्या कर लीजिए 7, 7 के बाद 9। फर्स्ट ओवरटोन, ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, यानी 9n0 आएगा। क्या आएगा जी, फोर्थ ओवरटोन जो आएगा, फोर्थ ओवरटोन, ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी आएगा क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए, क्लोज्ड आर्गन पाइप, क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए आएगा हमारा 9n0, मतलब v/4l, या इसे, इसका रेशियो ऊपर लिया है जी, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप, इसको मान लेते हैं L1, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये क्या था हमारा, 9n0 क्लोज्ड का किसके इक्वल करना है जी, तो थोड़ा इधर कर लो, ऐसे करे हो ना। मतलब इधर अभी सवाल देखना बहुत इजी है जी। कौन सा ओवरटोन बोला था जी, थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। देखो ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड ओवरटोन मतलब 4n0, 4n0। और n0 की वैल्यू ध्यान देना, v/2l है, यहाँ पर v/4l है, ये चीज ध्यान देना है, कभी गलती नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है हमें, थर्ड थर्ड ओवरटोन,
ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप मतलब कौन सा जी, 4n0, समझे कि नहीं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4v/2l2, L1/L2 पीछा सीधी सी वजह, इतना दूर दूर ना लिखिए, इसको इधर ले आओ, पास में लिखो, इक्वल आधे ऐसे कट जाएंगे, v से v कट गया, 2 से ये कटा तो कितना हो गया हमारा, ये 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 9l2 इक्वल टू 8l1, तो L1/L2 निकाले होगे, तो L8 को इधर लाएंगे, ठीक है, और L2 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9/8, नहीं हो जाएगा जी, L1/L2 कितना हो गया, 9/8, यानी फर्स्ट ऑप्शन। यानी नीट के क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, अगर आप सारे क्वेश्चन करोगे, अभी हम लोग 10 साल के करते हैं, एकदम बेसिक फंडामेंटल का सवाल आया, अगर ठंडे दिमाग से प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम जब देने जाओगे तो सब्जेक्ट वाइज फुल स्कोरिंग भी हो सकता है, किसी किसी सब्जेक्ट में मिस हो सकता है एक दो क्वेश्चन की वजह से, लेकिन कोई ठंडे दिमाग से प्रैक्टिस करके जाए तो बहुत बढ़िया स्कोर करेगा, है कि नहीं, समझ में आया जी। इसमें देख रहे हो क्या पूछ रहा है, कह रहा है इफ द इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डबल्ड, then the ratio of the initial and final speed of the transverse wave along the string, तो स्ट्रिंग में वेव का स्पीड जो होता है रूट में t डिवाइडेड बाई म्यू होता है, t क्या होता है हमारा, टेंशन होता है भाई, म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ, और ये स्ट्रिंग में वेव का स्पीड होता है, क्या जी, वेव स्पीड स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये मास पर यूनिट लेंथ तो सेम है, तो कांस्टेंट रहेगा, तो v जो है t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो हम लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, टी टेंशन है तो v1/v2 लिखेंगे, तो रूट में कितना हो जाएगा t1/t2, टेंशन पहले t था और बाद में 2t हो गया, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि टेंशन डबल हो जा रहा है, तो यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा v1/v2, तो v1/v2 तो 1/√2, ठीक है, तो इसका आंसर बी है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि एन आर्गन पाइप फिल्ड विद अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस रेजोनेट्स एट 400 हर्ट्ज इन इट्स फंडामेंटल मोड, if it is filled with the same gas at a 90 degree Celsius, the resonance frequency at the same mode will be, ठीक है, मतलब ये सिंपल सी बात है कि ये ऑर्गन पाइप ले रहा है और ऐसे मान लीजिए किसी गैस में ऐसे कर दिया है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा तो ये आर्गन पाइप किसकी तरह काम करेगा जी, क्लोज्ड आर्गन पाइप की तरह काम करेगा, किसी गैस में मतलब कर दिया है, ऐसे डिप कर दिया है, एन आर्गन पाइप फिल्ड विद द गैस, तो ऐसे मैं आर्गन पाइप को ऐसे डिप कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं गैस में ही डिप कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, या तो कोई क्वेश्चन में इस तरह क्लियर करता कि भैया ओपन आर्गन पाइप है या क्लोज्ड आर्गन पाइप है, इसलिए केयरफुली देखना, हो सकता है ये गैस की जगह कोई वाटर भी ले सकता है। एन ऑर्गन पाइप फिल्ड विद द गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, किस पे जी, 27 डिग्री सेल्सियस पे, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब एन नॉट कितना दिया है, 400 हर्ट्ज, ठीक है। इफ इट फिल्ड विद द सेम गैस एट, मतलब सेम गैस फिल किया गया है, कब जी, सेम गैस इसमें फिल्ड किया गया है हमारा 90 डिग्री सेल्सियस पे, अगर 90 डिग्री सेल्सियस पे अगर फिल करते हैं तब इसका रेजोनेट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, तो दो सिचुएशन बन रहा है, समझे कि नहीं, बोलो जी। तो इसे मैं तो कह रहा हूँ N1 मान लेते हैं, इसको N2, क्योंकि N0 लिखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है अभी डिवाइड करने में, लेकिन ये भी ध्यान रखना ये भी हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का ही बताना है, समझे कि नहीं। तो आपको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए मैंने क्या डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ जी, इसे भी देख लो, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्लोज्ड आर्गन पाइप में एन नॉट की वैल्यू v/4l है, यही तो है, बोलो जी, समझे कि नहीं, हाँ, तो यानी हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं इसे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो मैं इसको क्या बोला है जी, द रेजोनेट, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हम लिख सकते हैं N2 डिवाइडेड बाई N1, ठीक है,
इक्वल टू, यहाँ पर जो है हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर मैं V1 स्पीड ले लेता हूँ, यहाँ पर V2 तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये हो जाएगा हमारा V2 डिवाइडेड बाई 4L डिवाइडेड बाई V डिवाइडेड बाई V1 डिवाइडेड बाई 4L। तो 4L से 4L कट जाएगा, ये हो गया हमारा V2 डिवाइडेड बाई V1, ये होगा N2 अपॉन N1। तो जो वेव का स्पीड होता है हमारा एयर में या किसी गैस में, किसी मतलब गैस में मैं बताए थे, कितना होता है जी वेव का स्पीड, कितना होता है रूट में गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम होता है। तो अगर मैं वेव का स्पीड किस पे डिपेंड करता है जी, टेम्परेचर पे। हमने थ्योरी बताते समय बताया था कि टेम्परेचर को कभी डिग्री सेल्सियस में मत रखिएगा, हमेशा केल्विन में रखना है। किसमें रखना है जी, केल्विन में रखना है, इस चीज का ध्यान रखे रहिएगा। इसको कन्वर्ट करोगे तो इसमें 27 में 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 केल्विन हो जाएगा। इसमें 273, इसमें 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 363 केल्विन हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखे रहिएगा। अच्छा, यहाँ से क्या पता चल सकता है जी कि अगर मुझे V2 अपॉन V1 लिखना होगा तो रूट में क्या लिखेंगे, T2 अपॉन T1। अब इधर वाले टेम्परेचर को T1 मानेंगे और इधर वाले टेम्परेचर को हम क्या मानेंगे, T2 मानेंगे। बस इतना ही करना था, ठीक है। तो यहाँ रख लेते हैं रूट में T2 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी है जी, 363 डिवाइडेड बाई 300 हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 100 हो जाएगा, इसे कट करेंगे तो 1 और 2 1, ऊपर आएगा 121, नीचे 100 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जी, 11 इंटू 11 और इसको 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। इसमें से एक 11 बाहर आ जाएगा, एक 10 बाहर आ जाएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा नहीं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा जी, N2 अपॉन N1। N1 की वैल्यू कितना दिया था 400, यहाँ पर रख सकते हैं या उधर कर लो डायरेक्ट। N2 की वैल्यू 11 बाई 10 इंटू N1, इसकी वैल्यू रखना है 400, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी 440 हर्ट्ज आएगी। तो सवाल को आराम से करेंगे तो हो सकता है कहीं पर दिक्कत ना हो। इसका आंसर ढूंढ लेते हैं, आंसर ढूंढेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बेसिक फंडामेंटल का सवाल है, ये समझ में आया जी। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन अ गिटार टू स्ट्रिंग ए एंड बी, ठीक है, मेड अ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ अ ट्यून एंड प्रोड्यूस द बीट्स फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज when the tension in the B slightly decreased, the beat frequency increases to 7 hertz. If the frequency of A is 530, the original frequency of B will be, ठीक है। मतलब सिंपल सवाल कह रहा है, इसमें कह रहा है हमारा कि एक हमारे पास यहाँ A है वायर और एक B है। A की फ्रीक्वेंसी दिया है 530 हर्ट्ज, ठीक है। N2 माइनस N1 इक्वल टू प्लस माइनस बीट्स फ्रीक्वेंसी आता है, बीट्स फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर NA और NB लिखने वाला हूँ, ठीक है। NA और NB, सिंपल, समझे कि नहीं। तो अब सोचो अगर मैं इसकी NA की फ्रीक्वेंसी जो दिया है हमारा इतना है और NB का निकालना है, फ्रीक्वेंसी NB का कैलकुलेट करना है, 536, 530 और प्लस 6 कर दीजिए एक बार, और 530 एक बार माइनस 6 कर दीजिए, ये आएगा 536 हर्ट्ज आएगा, और एक बार आएगा 524 हर्ट्ज आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैंने करने का तरीका अच्छा बताया, इससे कभी गलत नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन में ये पहले तो मैंने ऐसे निकाल लिया फर्स्ट सिचुएशन, इसी में कह रहा है व्हेन टेंशन ऑफ बी स्लाइटली डिक्रीजेस। तो आपको पता है इसमें स्ट्रिंग में अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L रूट में T डिवाइडेड बाई म्यू होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा तो अगर मैं टेंशन को मैं क्या करूंगा, क्या कर रहा है इसमें डिक्रीज कर रहा है, तो टेंशन को डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा, है ना, सीधी सी बात। तो इसको डिक्रीज करके मैं लिख लेता हूँ, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 535, 534 और 533।
इसको कम करेंगे तो 523, 522, 521। हमारे पास ए की जो फ्रीक्वेंसी है एन ए वो कितना दिया है जी 530 हर्ट्ज दिया है, कितना दिया है। ये कह रहा है कि अब जब इसका टेंशन हम डिक्रीज कर देंगे तब बीट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा और 7 हो जाएगा। पहले 6 था बीट्स फ्रीक्वेंसी, कितना था 6, अब 7 हो गया। तो चेक करते हैं इसमें किसमें 7 आ रहा है। इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो इसमें कितना आएगा 5 आएगा इसका डिफरेंस। और अगर मैं इसमें डिफरेंस करूंगा तो देखिए इसमें डिफरेंस करेंगे तो 7 आएगा, समझे कि नहीं। यानी ये अगर हमारा इससे और इससे अगर हम सुपर इम्पोज करेंगे तो बीट्स फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है 7 का आ रहा है, इसमें तो 5 आ रहा है, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी हो सकती है ए। ठीक है, तो टेंशन डिक्रीज करने के बाद जो है फ्रीक्वेंसी 523 अगर हम लेते हैं बी का तब, और ए का लेते हैं 530, तो बीट्स फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से इसे सबट्रैक्ट करना। लेकिन इसमें से 5 आ रहा है तो ये रॉन्ग हो गया और ये वाला सही हो गया। लेकिन पूछा है ओरिजिनल वाला, टेंशन डिक्रीज करने के बाद नहीं पूछा है, तो इसके पीछे आएंगे, यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारा ये होगा बी का, तो हम टिक करेंगे बी ऑप्शन, यानी बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 524 हर्ट्ज आएगा। अगर किसी को मतलब अगर आपको लर्न है तो ओरल कर सकती हैं, अदरवाइज वहां पे ये कैलकुलेट भी कर सकती है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। इसमें क्या बताए थे कि जी ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन पे L1 है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे L2 लिया, इसके बाद इसने L3। क्वेश्चन में जो है 3 लेंथ दे दिया है, हमको 3 से थोड़ी मतलब है, एक के बाद जस्ट वाले का डिफरेंस करेंगे हम लोग L1 L2, तो L2 माइनस L1 किए थे, यहाँ से लेमडा निकल गया था, V इक्वल टू एन लेमडा किए थे, N2 L2 माइनस L1 आ गया था। क्वेश्चन पे हम एक बार समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिए जरा। इसमें क्या कह रहा है जी हमारा, ये कह रहा है कि अ ट्यूनिंग फॉर्क विद फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी कितना दिया है हमारे पास 800 हर्ट्ज दिया है, एन से मैं डिनोट कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को। प्रोड्यूस अ रेजोनेंस इन अ रेजोनेंस कॉलम विद द ट्यूब विद द अपर एंड एंड लोअर एंड क्लोज्ड बाय द वाटर सरफेस। ठीक है, द सक्सेसिवली रेजोनेंस आर ऑब्जर्व्ड एट द लेंथ 9.7 सेंटीमीटर और 31.25 सेंटीमीटर एंड 52.75 सेंटीमीटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यही ना जी। तो इसमें कोई नहीं, बेसिक फंडामेंटल का सवाल है। इसमें क्या कह रहा है हमारा, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ के बाद जो है आप कंफ्यूज हो गए, हो सकता ना आया हो। और ट्यूनिंग फॉर्क विद फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज प्रोड्यूस अ रेजोनेंस इन द रेजोनेंस कॉलम ट्यूब विद अपर एंड, ठीक है, एंड लोअर एंड क्लोज टू द वाटर सरफेस। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है हमारा इस तरीके से, नीचे वाटर है ऊपर ये है, यहाँ ट्यूनिंग फॉर्क नहीं बनाया हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्व कर रहा है, इस पर लेंथ मेजर करता है ना, अलग अलग लेंथ पे रेजोनेंस ऑकर करेगा। उसे डायग्राम की जरूरत है नहीं, पता है, डायग्राम से लेंथ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार वाटर का लेवल यहाँ तक है, एक बार यहाँ तक है, एक बार यहाँ तक, ये लेंथ L1 है, ये L2 है, ये L3। इसमें क्या है वाटर है, इसमें क्या है जी वाटर, इसमें वाटर है। ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में मैंने क्या कहा था, ऐसे बनता है। इसके सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक पूरा लूप बनता है ऐसे। ठीक है, इसमें 2 लूप बनता है। ठीक है, फिगर उतना अच्छा मेरा नहीं बन रहा है, समझ रहे हो, बोलो जी ऐसे। तो इसने L1 और L2 और L3 दे रखा है खुद ही, और ये चीज तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है नोड, ये होता है हमारा एंटी नोड, ये होता है नोड, ये नोड, और ये होता है एंटी नोड, ये होता है नोड, नोड, ये भी नोड, और ये एंटी नोड, यहाँ बीच में एंटी नोड, यहाँ भी एंटी नोड की बात अलग है। L1 L2 L3 दे रखा है। L1 दिया है हमारा कितना जी 9.75 सेंटीमीटर, L2 कितना दिया है जी हमारा 31.25 सेंटीमीटर, L3 कितना दिया है
52.75 सेंटीमीटर। तो हम लोग कर क्या रहे थे जी, यही तो लगा रहे थे, v इक्वल टू एन लेमडा यूज कर रहे थे नहीं, तो लेमडा इसे निकाल लेते। L1 की वैल्यू, नोड और एंटी नोड के बीच का गैप कितना, लेमडा बाई 4। L2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, नोड और नोड के बीच का गैप लेमडा बाई 2, और नोड और एंटी नोड के बीच का गैप कितना, लेमडा बाई 4। इसे ऐड करोगे तो 3 लेमडा बाई 4 हो जाएगा। तो कुछ किए थोड़ी नहीं थे हम लोग, L2 माइनस L1 किए थे, 3 लेमडा बाई 4 माइनस का लेमडा बाई 4, ये कितना आया था, 2 लेमडा बाई 4। सॉल्व करने के बाद कितना आया था, लेमडा बाई 2। तो लेमडा की वैल्यू कितना आया था, 2 L2 माइनस L1। मैं फिलहाल दोबारा डिराइव कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ से वेव का स्पीड कितना आ जाएगा, n 2 L2 माइनस L1। अब सोचोगे सर 3 लेंथ क्यों दिया है, ये तो क्वेश्चन का पैटर्न है, 3 लेंथ देते 4 लेंथ दे, उसे हमें जरूरत तो 2 का है, जरूरत तो 2 का है। अब कुछ करना थोड़ी ना जी, अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यही ना, बोलो। अब इसको रख के वैल्यू सॉल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है जी, 800 हर्ट्ज, ठीक है, बोलो जी। और ये कितना हो जाएगा, 2L2, 31.25 माइनस 9.75 सेंटीमीटर में है, तो 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2। तो ये तो डेसिमल ऐसे ही हट जाएगा, तो ये 8 इंटू 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करो, 31.25 माइनस 9.75, तो सॉल्व करने में जो आ जाए आपका आंसर। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, ये तो आएगा 16, और ये आ रहा है 21.5, मल्टीप्लाई कर लो। सॉल्व करने के बाद 344 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, सी वाला। इसमें क्या करना है, ये कह रहा है, और ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज टू प्रोड्यूस अ रेजोनेंस इन अ ग्लास ट्यूब। द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन दिस ट्यूब can be adjusted by a variable piston at the room temperature 27 degrees Celsius. Two successive resonances are produced at the 20 centimeter and 73 centimeter of the column length. If the frequency of the tuning fork is 320 Hz, the velocity of the sound observed at 27 degrees Celsius. ये ध्यान देना, स्पीड जो होता है साउंड का वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि v होता है अंडर रूट गामा RT अपॉन m। तो यहाँ इसीलिए एक्सपेरिमेंट सेम टेम्परेचर पे करा, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा है, टेम्परेचर चेंज करती तो पूरा चेंज हो जाता है ना। तो ये सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल से ही लगेगा इसी तरीके से। यहाँ पे भी आप v इक्वल टू N2L2 माइनस L1 डायरेक्ट लगा सकते हो इस क्वेश्चन में। तो v की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, n इंटू 2 L2 माइनस L1 लगा सकते हो। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 320 इंटू 2, लेंथ कितना दिया है, 73 माइनस 20 सेंटीमीटर में है, तो 10 की पावर माइनस, ये कितना आ जा रहा है, 320 इंटू, इसको ये 2 इंटू 53 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसे सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा 33920 इंटू 10 की पावर माइनस 2, मतलब 339.2 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो हाँ, यही वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, बी वाला। इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसमें क्या दिया है हमारा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन आर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप if the length of the closed argon pipe 20 centimeter, the length of open argon pipe is। तो क्या इससे मिलता जुलता सवाल ऊपर कहीं दिखा है आपको? मैं तो कह रहा हूँ ओपन आर्गन पाइप का ऐसे आर्गन पाइप बना लो, क्लोज्ड आर्गन पाइप ऐसे बना लो। इसमें वन फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:1:2, 1:2, 3:4 सब मिलता है, लेकिन इसमें 1:3:5:7। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन आर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन आर्गन पाइप मतलब ये फर्स्ट वाला एन नॉट, एन नॉट कितना होता है, V अपॉन 2L ओपन आर्गन पाइप का, इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक मतलब ये 3N नॉट, इसका एन नॉट कितना होता है, V अपॉन 4L होता है, थर्ड हार्मोनिक ऑफ ऑर्गन पाइप इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप, इसका लेंथ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो इसका लेंथ हमारा पूछ रहा है और ये दोनों इक्वल है, तो आपको कुछ करना थोड़ी था,
v अपॉन 2l इक्वल करना था v अपॉन 4 इंटू 20 के। v से v कट गया, इससे 2 से कट किए तो ये आ गया हमारा। यहाँ पे साथ में 3 भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जी हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 3l, तो l की वैल्यू 40/3, तो ये आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर में किया हूं मैं डायरेक्ट, तो ये आ गया हमारा ये ऑप्शन। इसमें क्या कह रहा है जी द टू नियरेस्ट हार्मोनिक, मतलब कोई भी दो नियरेस्ट हार्मोनिक है, मतलब एक के बाद एक वाला है ना, हार्मोनिक ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड and open at other end are 220 hertz and 260 hertz. What is the fundamental frequency of the system? मतलब एक ऐसा हमको लेना है आर्गन पाइप, एक ऐसा ट्यूब लेना है, एक हमारा क्या है क्लोज्ड है, दूसरा ओपन है, तो इसे बोलते हैं क्लोज्ड आर्गन पाइप। इसमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताए थे n1 रेस टू n2 रेस टू n3 डैश डैश डैश, हमने ऐसे बताया होगा n0 3n0 5n0 और 7n0 डैश डैश डैश। कोई भी दो करेस्पॉन्डिंग नियरेस्ट हार्मोनिक दिया था, कोई भी मान सकते हैं। अच्छा, दो नियरेस्ट देने से फायदा क्या है, अगर दो नियरेस्ट हार्मोनिक का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा 2n0। यहाँ किसी भी दो नियरेस्ट हार्मोनिक का डिफरेंस निकालेंगे तो 5n0 माइनस 3n0 कितना आएगा 2n0, यानी टू नियरेस्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो दिया है उसका डिफरेंस 2n0 होता है, तो ये 2n0 कर सकते हैं, इसका डिफरेंस कर सकते हैं कितना जी 260 माइनस 220, ये कितना हो जाएगा जी 40 हो जाएगा। ये हमारा 2n0 है, इससे कट किया तो 20 आ गया, तो n0 जो आया हमारा 20 हर्ट्ज आ गया। मेरी बात समझ रहे हो, यानी इसमें ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे हम लोग जी, फर्स्ट वाला। इसमें कह रहा है द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड आर्गन पाइप, L मीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप। तो यहाँ पे छोटा सा ऐसे बना लो, क्या समझे, ऐसे यहाँ बना लेते हैं ओपन आर्गन पाइप और यहाँ बना लेते हैं क्लोज्ड आर्गन पाइप। इसकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या आता है n0 2n0 2n0 3n0 4n0 ऐसे आता है हमारा। इसको बार बार नोट करने से चीजें अपने आप याद हो जाएगा। ये हमारा क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से आता है फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद सेकेंड ओवरटोन, ये होता है थर्ड ओवरटोन। हार्मोनिक कैसे याद करना है इसका, जैसे ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से देखते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या मिलता है जी n0, उसके बाद क्या मिलता है 3n0, उसके बाद क्या मिलता है 5n0, उसके बाद 7n0, मतलब क्लोज्ड आर्गन पाइप इसे बोलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलता है, इसे बोलते हैं ओपन आर्गन पाइप, दोनों एंड खुला होता है। इसमें इवन और ऑड हार्मोनिक्स दोनों मिलता है, यही ना। तो इसमें बोला द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन, द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप, सेकेंड मतलब फर्स्ट सेकेंड इसकी बात कर रहा है 3n0, ये हमारा होगा सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप, ठीक है, सेम है, ठीक है, हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा जी, ये होगा हमारा, ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता, फर्स्ट ओवरटोन ये होता है 3n0। यहाँ n0 की वैल्यू क्या बताया था v अपॉन 4l, और यहाँ पे n0 की वैल्यू कितना बताया था जी मैं v अपॉन 2l। सिंपल, ये अगर चीजें याद है तो डायरेक्टली आप ओरल कर सकते हो। इसमें बोला है कि ये दोनों सेम है, क्लोज्ड आर्गन पाइप का इसका लेंथ कितना बोला है जी कैपिटल L, और इसमें ओपन का पूछ रहा है, तो दोनों क्वेश्चन में कह रहा है हमारा 3n0 जो है ओपन का और 3n0 जो है हमारा क्लोज्ड आर्गन पाइप का इक्वल करना है। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी v अपॉन 2l, इसकी वैल्यू हो जाएगा v अपॉन 4l, v से v कट गया और यहाँ से मैंने कट किया तो ये 2 कट गया, तो 1 अपॉन l इक्वल टू 1 अपॉन 2l, तो l की वैल्यू कितनी हो गई 2l। स्मॉल l किसको माने हैं, ओपन आर्गन पाइप को माने हैं, ओपन आर्गन पाइप का पूछा है 2l, यानी इसका आंसर जो हम कौन सा टिक करेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, एक चीज मुझे समझ में आता है
कि अगर कोई क्वेश्चन लगा रहे हो तो क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो उसका एक ही वजह है, सवाल नहीं समझ में आया होगा, उसको पहले समझिएगा अच्छे से, है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एन एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड, ठीक है। द रेजोनेट्स विद द ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम इज 50 सेंटीमीटर, द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क इज। मतलब ये कह रहा कि हमारे पास ये ट्यूनिंग फॉर्क इस तरीके से बनता है, क्लोज्ड आर्गन पाइप पहले ऐसे बनता है, मतलब ये हमारा यहाँ क्या बनता है, क्लोज्ड आर्गन पाइप में ये नोड और यहाँ पे एंटी नोड। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जब भी मैं थ्योरी बताया होगा तो ऐसे ही बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये नोड है, ये एंटी नोड है, इसका लेंथ हम मान लेंगे फिलहाल L1 मानते हैं। नोड और एंटी नोड के गैप कितना होता है, λ/4। और इसको बोला है कि जो है फर्स्ट स्मॉलेस्ट सबसे कम रेजोनेंस, सारे ऐसे बता दे रहे हैं, रेजोनेंस का ऑर्डर क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, n0, उसके बाद कितना होता है 3n0, उसके बाद कितना होता है 5n0 डैश डैश डैश। तो ये करे सबसे स्मॉलेस्ट फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में लेंथ ऑफ कॉलम ये दिया है हमारा 50 सेंटीमीटर, यानी λ/4 दिया है 50 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद सेम ट्यूनिंग फॉर्क, इसके जस्ट बाद वाला यानी सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहा है ना। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम लोग कैसे निकालते हैं जी, हमने एक लूप कंप्लीट बनता है, उसके बाद ऐसे बनता है, यहाँ पे नोड बनता है, यहाँ पे नोड, बीच में यहाँ एंटी नोड आएगा, यहाँ पे भी एंटी नोड आएगा। इसका अगर हम लोग लेंथ निकालेंगे, इसे L2 बोल देते हैं, ये कितना हो जाएगा λ/2, नोड और नोड के बीच का गैप λ/2 और नोड और एंटी नोड के λ/4, इसको ऐड करेंगे तो 3 λ/4 होगा, है ना। तो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 λ/4, और λ/4 हमें समझ में आया है यहाँ से कि वो 50 सेंटीमीटर कह रहा है। तो यहाँ पे रखेंगे 3 × 50, तो ये हमारा आ जाएगा 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। मतलब क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है, समझे, क्वेश्चन आ गया तो सोल्यूशन 100% आ जाएगा। ये कह रहा है 3 साउंड वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड at the frequency n-1 and n+1, they are superimposed to give the beats, the number of beats produced per second will be, यानी पर सेकेंड कह रहा हमको बीट्स फ्रीक्वेंसी बताइए, है ना। तो इसमें हमको करना क्या है पहले समझिए। एक हमारे पास मिला है n-1, उसके बाद n, उसके बाद n+3 है। अगर 2 होता सपोज दैट, तो इसमें बीट्स फ्रीक्वेंसी कितनी आता, 1 का। अगर ये सिर्फ ये होता तो इसमें बीट्स फ्रीक्वेंसी 1 का होता, समझे कि नहीं। तो अगर हम या तो हम इंडिविजुअल निकालें, फिर ओवरऑल देख लें, जैसे इसमें बीट्स फ्रीक्वेंसी कितनी आया 1 का, इसमें भी बीट्स फ्रीक्वेंसी आया 1 का, तो बीट्स फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 2 का आएगा। या अदरवाइज करेस्पॉन्डिंग ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से इसमें बीट्स फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कितना आएगा 2 का आएगा। बीट्स फ्रीक्वेंसी मतलब डिफरेंस, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, समझे कि नहीं। यानी इसकी ओवरऑल बीट्स जो निकलेगा हमारा 2 निकलेगा, 2। मतलब आपको समझना क्या है, हो सकता है इससे ज्यादा वेव हो, समझे कि नहीं। तो उसके सबके आपको निकालना है और उसे एलसीएम ले लेना है, समझे। यहाँ पे तो बेसिक निकल रहा, एक यहाँ मिला एक यहाँ मिला, और इसका इसका निकालेंगे तो हमारा 2 मिला। तो मैं लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसका नाम दे देता हूं तो हो सकता है ज्यादा बेटर समझो। इसे बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, और इसको बोल देते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ ए बी को सुपर इम्पोज करेंगे, फिर बी सी को करेंगे, फिर ए सी को करेंगे, यही तो पॉसिबिलिटी है। इसमें बीट्स कितना आया था हमारा, इसमें बीट्स निकाले थे तो ए बी में 1 आया है, इसमें से इसे डिफरेंस करेंगे 1 आएगा बी सी में, इसमें अगर बीट्स निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इसमें और इसमें निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा। हो सकता है इससे ज्यादा भी दे दे, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम इसका निकालेंगे तो 1 × 1 × 2, 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं था, तो 2 आएगा, यानी 2 बीट्स आएगा। तो ये वाला चीज पहले 2 का जितनी पॉसिबिलिटी होगा वेव सुपर इम्पोज का उसे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जितने सुपर इम्पोज 2 के बने थे सबका एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद जो आएगा एलसीएम सबका सुपर पोजिशन के बाद, उससे निकलेगा हमारा नेट बीट्स,
तो नेट बीट्स इसका 2 आएगा। 1 1 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा। समझे कि नहीं? बोलो जी। ये कह रहा कि यूनिफॉर्म रोप लेंथ L एंड मास M1 हैंग्स vertically from the rigid support, a block of mass M2 is attached to the free end of the rope. A transverse pulse wavelength lambda 1 produced at the lower end and other end of the rope. The wavelength of the pulse when it is reaches the top of the rope is lambda 2, the ratio of lambda 2 upon lambda 1. तो जैसे कभी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो हम तो कहते हैं क्वेश्चन ही समझने पे फोकस करना चाहिए। जिसको क्वेश्चन आता है फिर सवाल कभी दिक्कत नहीं करेगा, है ना? जैसे इसको हम कर रहे हैं, क्वेश्चन आता है तो हो जाएगा। इसमें कह रहा हमारे पास इस तरीके से है, एक हमारे पास यहाँ रोप है, यहाँ से एक ब्लॉक इस तरीके से कनेक्टेड है M2 का, और रोप का जो है लेंथ L है और मास जो है हमारा M1 है। ठीक है भाई, यहाँ से कह रहा कि पल्स निकला और ये पल्स क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पहुंचेगा एंड पे। समझे? तो यहाँ पर इसका वेवलेंथ लोअर एंड पे कह रहा लेमडा 1 है, यहाँ पे पूछ रहा है लेमडा 2 बता दी। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसमें स्ट्रिंग में जो वेव का स्पीड हमने बताया था v इक्वल टू रूट में t बाई म्यू बताया था, और ये स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ तो सेम होगा, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t लिख सकते हैं। और इसमें समझना क्या है, v हमारा है वेव का स्पीड स्ट्रिंग में और t टेंशन है, म्यू जो है हमारा मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, v की वैल्यू हमारा क्या होता है n लेमडा, n क्या है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी वेव का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा जी, वेवलेंथ पे। तो यहाँ से फॉर्मूला में एक्सप्रेशन बना दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ से क्या हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा रूट में t है, तो हम लिख सकते हैं लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में t। तो लिख सकते हैं लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1 और रूट में क्या लिख सकते हैं t2 डिवाइडेड बाई t1। सिंपल, ये एक्सप्रेशन बना और इसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जब टेंशन निकालेंगे स्ट्रिंग का तो वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो नीचे क्या लगेगा M2G और इसको मैं T1 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, M2G हो गया। ठीक है, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो जब टेंशन निकालेंगे तो इसको मैं मान लेता हूँ T2 और नीचे मान लेते हैं कितना लगेगा जी जो भी लगे, नीचे क्या लगेगा, इसका मास और इसका मास, दोनों मास लगेगा ना, तो M1 प्लस M2G लगेगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे ये और ये दोनों मास वहां पे सस्पेंडेड होगा। मैं डायरेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम वहीं पे बना रहा हूँ, तो वहां पे टेंशन अगर लिखना होगा आपको तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे जी, T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M1 प्लस M2G हो जाएगा। तो T2 अपॉन T1 अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2G डिवाइडेड बाई M2G, G से G कट गया तो ये आ गया हमारा M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M2, सिंपली यहाँ रख दीजिए। तो लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1 रूट में कितना आ गया, M2 प्लस M1 डिवाइडेड बाई M2। तो ये बेसिक फंडामेंटल का था, अगर इसमें आंसर चेक करा जाएगा तो डी हो जाएगा। ये कह रहा 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एनटीपी। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 5 जूल पर केजी पर जूल पर केल्विन पर मोल। If the speed of the sound in this gas at a NTP 952 meter per second, then the heat capacity at a constant pressure। ठीक है, R की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल है। तो एक बार मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। इसमें मास की वैल्यू कितना दिया है जी, ये दिया है 4 ग्राम दिया है, 4 इंटू 10 की पावर -3 kg। वॉल्यूम कितना दिया है जी, 22.4 लीटर। एनटीपी बोल दिया ना, एनटीपी मतलब यहाँ टेम्परेचर कितना लेना है, 273 केल्विन लेना। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, सीवी कितना दिया है 5 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये दे दिया है हमारा। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है 952 मीटर पर सेकेंड, सीपी पूछ रहा है। तो ये सब चीजें जब कोई नोट करेगा
तो ये आइडिया लग जाएगा कि हमें सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले की आवश्यकता है और वहां से हो जाएगा। हमको दो चीज पहले से पता है, क्या जी, कि गामा की वैल्यू जो होता है सीपी अपॉन सीवी होता है भाई, और वी की वैल्यू होता है हमारा अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। तो मैं तो कह रहा हूं इसे स्क्वायर कर लेते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो यहां से इसको स्क्वायर करता हूं, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू गामा आर टी अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए, इसे ज्यादा सही रहेगा। वी स्क्वायर इक्वल टू गामा के जगह क्या रखना है जी, सीपी अपॉन सीवी, ये हो जाएगा आर टी अपॉन एम। हमको सीपी बताना है तो सीपी कितना हो जाएगा जी, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी वी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर टी। सिंपल सी बात, यही बताना है। तो सीपी की वैल्यू निकालना है, सी वी कितना दिया है जी, इसमें 5 दिया है, सी वी 5 रखना था, एम कितना रखना था जी, 4 इंटू 10⁻³ वी, 952 इंटू 952 डिवाइडेड बाई कितना है आर की वैल्यू जी, आर की वैल्यू दिया है हमारा 8.3 और टी रखना है 273। सिंपल। इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या रहा जी, इसे कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 7.9 समथिंग आ रहा, तो इसे मैं 8 मान ले रहा हूँ। ठीक है, 8 जूल ये आ गया हमारा, तो 8 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। इसमें बोला है स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन द टू बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर, it observed to have the resonant frequencies 420 hertz and 315 hertz. There is no other resonant frequency between these two. The lowest resonant frequency for this string. तो जब भी ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम इसको समझाते हैं। क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन में बोला है हमारे पास जो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग क्या है हमारा, फिक्स्ड है। तो इसमें अगर हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में निकालते थे तो ऐसे आता था। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या बताए थे हम, n1 रेस टू n2 रेस टू n3 डैश डैश डैश, क्या बताए थे जी, n0 2n0 3n0 4n0 डैश डैश डैश। इसमें इवन और ऑड हार्मोनिक्स दोनों मिल रहा था जब स्ट्रिंग के दोनों इंड रिजिडली फिक्स्ड होंगे। और एन नॉट की वैल्यू क्या बताया था जी, कि v अपॉन 2l होता है। स्ट्रिंग में वेव का स्पीड कितना बताया था जी, रूट में t बाई म्यू। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना आएगा जी हमारा 1/2l रूट में t डिवाइडेड बाई म्यू। ये कॉन्सेप्ट है जब दोनों इंड फिक्स होगा। इतना ही सिर्फ आपको याद रखना है। ये होता फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसके बाद फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, और हार्मोनिक्स कैसे देखते हैं इसके कोफिशिएंट में, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। इसमें कह रहा है कि दो फ्रीक्वेंसी अकर हो रहा 420 और 315 हर्ट्ज, लेकिन इसके बीच में कोई दूसरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, यानी एक के बाद वाला है। यानी आप किसी का भी डिफरेंस निकाले, 2n0 माइनस n0 तो n0 आएगा, 3n0 में से 2n0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n0 आएगा, 4n0 में से 3n0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n0 आएगा। यानी इसका डिफरेंस हमारा n0 ही आता है। n0 का मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोल रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट टिक कर देना चाहिए था कि इसमें डिफरेंस निकालना है। 420 और 315 डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 105 हर्ट्ज आएगा, और यही है हमारा लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इसको हम टिक करेंगे बी वाले ऑप्शन को। तो क्वेश्चन का एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी है। अगर एनालिसिस करके सवाल कहीं लगाओगे तो जब अगला सवाल लगाओगे तो गलत होने की संभावना कम है, और सवाल आएगा भी आपसे। इसमें कह रहा है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड आर्गन पाइप, ठीक है, ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ द आर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। द लेंथ ऑफ द आर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड, मतलब हमारा एक होता है ओपन आर्गन पाइप, एक होता है हमारा क्लोज्ड आर्गन। क्लोज्ड आर्गन पाइप में एक एंड क्लोज्ड होता है और ओपन आर्गन पाइप में दोनों ओपन। इसकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो मैंने बताया हूं कि इसमें इवन और सब मिलता है। ठीक है, ये n0
2n0, 3n0, 4n0 और इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलता है n0, 3n0, 5n0। ठीक है, इसमें n0 की वैल्यू कितना बताया हूँ v/4l यूज करते हैं, इसमें n0 की वैल्यू v/ हम लोग 2l यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब इसका n0 किसका, क्लोज्ड वाले आर्गन पाइप। ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया है, इसका लेंथ जो दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है भाई। ठीक है, इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन ऑफ आर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड। सेकेंड ओवरटोन ये तो फंडामेंटल है, फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन, यानी 3n0 किसका यूज करना है, ओपन आर्गन पाइप का, ये इक्वल है। इसके लिए यूज करेंगे 3v/2l और इसके लिए यूज करेंगे v/4l यूज करेंगे, तो ये 4 × 20 दिया है। आंसर भी सेंटीमीटर में है तो यूनिट कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ नोट नहीं लिखिए, v है हमारा। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ये तो कट गया, यहाँ से अगर इसे आप कट करेंगे तो ये कट गया 2, ये है हमारा 3 / l = 1/40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, l की वैल्यू कितना आया 120 सेंटीमीटर। समझे, तो ये तो बेसिक फंडामेंटल का था, हो गया है ना बच्चों। ये जो सीरीज मैं बना रहा हूँ 10 ईयर का, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कम से कम चैनल को शेयर करिएगा। मैं वैसे प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें मैं इस चैनल पे नीट और जेई से रिलेटेड सब कुछ अपलोड करूँ बहुत कम टाइम में। ठीक है, अभी जो चल रहा है 10 ईयर में इसलिए कर रहा हूँ, पहले 10 साल के क्वेश्चन एनालिसिस करके देखिए क्या आपको ये हेल्प करेगा कि नहीं। ठीक है, 10 ईयर से आपको आइडिया लग जाएगा कि लगभग 10 ईयर के कैसे क्वेश्चन होते हैं, और इसमें आपके टाइम भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर अच्छे से देखिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।